जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। दोस्तों हड़प्पा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांस्य बनाने के लिए टीन और तांबे का मिश्रित करते थे। तो कांस्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल धौलावीरा स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि दोस्तों धौलावीरा जो स्थान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? दोस्तों पाषाण जो युगीन लोग थे वो सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। दोस्तों तो कुत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज को प्रयुक्त यानी कि उपयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जौ को सबसे पहले उपयोग किया गया था दोस्तों, जिसको बार्ले भी कहा जाता है। तो दोस्तों जौ और बार्ले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना वेद पूछा है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है इसका संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों युद्ध कौशल से। दोस्तों जो यजुर्वेद है उसका संबंध जो है युद्ध कौशल से है। तो युद्ध कौशल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामवेद में। दोस्तों सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है। तो सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवपाल ने की थी। दोस्तों देवपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में दिया था। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में बिताई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु है जो वो वैशाली में बिताई थी। तो वैशाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुम्बिनिया में हुआ था। दोस्तों लुम्बिनिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेपाल में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विनय पिटक और सूत पिटक इसमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। दोस्तों तो गौतम बुद्ध आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, घूमरा एक लोक नृत्य है, यह किस राज्य की किया जाता है? दोस्तों जो घूमरा लोक नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में किया जाता है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक से संबंधित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जलते हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कोली नृत्य में किया जाता है। दोस्तों कोली नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों गुलरुखी के नाम से करता था। दोस्तों गुलरुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोहली विभाग किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि से संबंधित है। दोस्तों जो दीवान ए अमीर लोही कोहली है वो कृषि से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीर जफर ने बनाया था दोस्तों। मीर जफर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलयन अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा किया गया था दोस्तों। लॉर्ड एलन बोरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज था दोस्तों। फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडिता रमाबाई ने की थी दोस्तों। पंडिता रमाबाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी दोस्तों। ज्योतिबा फूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों लॉर्ड कनिंग था दोस्तों। लॉर्ड कनिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। कुंवर सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1922 में समाप्त हुआ था दोस्तों। 1922 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि चौरा चौरी घटना के बाद हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागपुर में हुआ था दोस्तों। नागपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1928 में की गई थी दोस्तों। 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापक सदस्यों में से एक थे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के संस्थापक में से एक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों। राम मनोहर लोहिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हिमालय की श्रेणियों में कौन सा सबसे प्राचीनतम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृहत हिमालय श्रेणी है जो सबसे प्राचीनतम है यानी कि सबसे पुराना है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा बारी द्वाब किसके बीच का क्षेत्र है। दोस्तों जो बारी द्वाब क्षेत्र है किसके बीच का क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रावी और व्यास का बीच का क्षेत्र है दोस्तों। रावी और व्यास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को विस्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झेलम को दोस्तों विस्ता के नाम से जाना जाता है। तो झेलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में बहती है पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में मिलती है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इसमें से कौन सी नदियाँ मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है दोस्तों। गंगा यमुना और सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैली कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों अवसादी शैली है दोस्तों। अवसादी शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राथमिक शैली कौन सी है यानी कि दोस्तों प्राइमरी रॉक कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आग्नेय शैली है दोस्तों। आग्नेय शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों अवसादी चट्टानें में जीवाश्म पाई जाती हैं दोस्तों। अवसादी चट्टानें आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमि सुधार का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। राज्य सूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों दंड प्रक्रिया जो है वो 7वीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? जो दोस्तों जो रेलवे है वो भारत संविधान के किस अनुसूची में के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। संघ सूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहा गया है दोस्तों। प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाले समय को शून्यकाल कहा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, दोस्तों वो कौन सा है जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? यानी कि दोस्तों जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र में होती है दोस्तों। सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का प्राप्ति नहीं होता है? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीडीपी प्राप्त नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जीडीपी प्राप्त नहीं होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चेलैया समिति का संबंध किससे है? दोस्तों चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर सुधार से है दोस्तों। कर सुधार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सीमा शुल्क जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे पिगोवियन टैक्स के वर्गीकृत में शामिल किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन टैक्स को शामिल किया जा सकता है, यानी कि वर्गीकृत किया जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता हूँ कि इसको 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।